इस वीडियो में हम लेके आए हैं कि आपको ज्योतिष के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो, ताकि आपको पता चले कि ज्योतिष के क्या फायदे हो सकते हैं हमारी लाइफ में, कैसे हम उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। होता क्या है कि कई बार हम कुछ चीजें जाने जाने गलत कर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए आप मकान लेना है, ठीक है जी, या फिर आपने कोई शुभ मुहूर्त निकालना है, या शादी करवानी है, या कुछ इन चीजों में जब गलत मुहूर्त में हम काम कर देते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे हमारे आचार्य जी कपिल शर्मा जी से कि इन चीजों का क्या इफेक्ट, ज्योतिष हमें क्यों इतना जरूरी है हमारी लाइफ में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। स्वागत है आपका कपिल शर्मा जी। नमस्कार। अभी जैसे मैंने बात की है, इंट्रोडक्शन दी है कि हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूज हो सकता है ज्योतिष का, और हमें हर बंदे को क्यों आना चाहिए। चंद्रजीत जी, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं मैं आपका कि आपने ऐसे एक क्वेश्चन के बारे में, ऐसे एक प्रश्न उठाया है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में, निजी जीवन में रहती है। ज्योतिष प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है उसके दैनिक कार्य के लिए। नित्य होने वाले जो भी उसके कार्य हैं उनमें उसके लिए ज्योतिष की अहम भूमिका है। वो आप चाहे काल गणना से करो या समय के प्रयोग, और इसको आप अनुभव के तौर पर भी देख सकते हैं, सूक्ष्म तरीके से, स्थूल तरीके से, प्रत्येक परिस्थिति में किसी भी प्रकार से ज्योतिष का एक बहुत बड़ा योगदान या रोल है। और जैसे कि अब किसी व्यक्ति ने समय को जानना है, उसके लिए ज्योतिष की परम आवश्यक है। सबसे अधिक आवश्यकता तो हमारे किसान बागवान भाई बहनों को रहती है, क्योंकि वर्षा का ज्ञान ज्योतिष के माध्यम से होता है। क्योंकि जो वर्षा का भी एक काल, निश्चित काल है, किस समय आनी, किस समय जानी है, किस में धूप आनी है, किस में बादल आने हैं और किन बादलों में वर्षा होनी है, और उन बादलों के आने का क्या समय है। जो उस समय का ज्ञान, जो हमको ज्ञान होना है, उस जो काल का कि ये बरसात या वर्षा किस समय होनी है, उसका ज्ञान ज्योतिष के माध्यम से ही होता है। ठीक है। नहीं, आचार्य जी ये बताइए कि क्या बादलों का भी ज्ञान हो जाता है कि कब बारिश होनी है, इसका ये थोड़ा सा। बिल्कुल, बादलों का भी ज्ञान होता है कि कौन से बादल हमारे वर्षा करने वाले हैं, कौन से बादल केवल खाली बादल, घूमने वाले बादल रहते हैं, जिनको घूमने वाले बादल कहते हैं। और वर्षा वाले बादल का एक निश्चित काल रहता है और एक निश्चित परिमाण से आते हैं। तो इसका क्या मुहूर्त से पता चल जाता है कि इस मुहूर्त में बादल आए? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप विज्ञान के आधार पे चलिए, जो मानसून जब आता है, मानसून का एक निश्चित समय रहता है। मानसून क्या है भी, सूरज जो है अपनी किरणों से समुद्र के पानी को भाप रूप में संचित करके, भाप के रूप में इकट्ठा करके अपने साथ लेकर के चलता है। ठीक है। वही भाप जब चल करके जब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ करके मार्ग में बढ़ते बढ़ते जितनी उस भाप में आर्द्रता, नमी रहेगी, उतना भारी होने के कारण वो जमीन के पास रहेगा, और जितना हल्का रहेगा उतना ऊपर उठ जाएगा। भारी होने के कारण जितना जमीन के नजदीक रहेगा और आगे जाकर के पहाड़ों से टकराएगा। तो जिन जिन पहाड़ों से टकराएगा, उन पहाड़ों के आसपास जहां पर भी जो क्षेत्र होगा वहां बारिश होगी। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब सूरज जो है, जब समुद्र से, यानी कि जो हमारी भूगोल की जो डिवाइडर रेखा है, विश्व रेखा जिसको आप कहते हैं, डिवाइडर रेखा 3 रेखाएं हैं जो भूमि को बांटती है। एक डिवाइडर रेखा जो विश्व रेखा है, एक मकर रेखा है, ठीक है ना, एक कर्क रेखा है। उत्तरी गोल को डिवाइडर रेखा से जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग को, ठीक है, उत्तरी भाग के 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। और विषुवत रेखा के दक्षिण गोलार्ध में एक रेखा है जिसको 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। सूरज जब
विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, तब वो समुद्र से जो भाप उठा उसके सागर में लेकर आता है, वो उसके पीछे चलता है और उससे उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी भाग पर, जिसमें हमारा भारतवर्ष भी आता है, वहां पर वर्षा होती है। और जिसकी जब उसकी वापस जाता है तो वो मानसून भी उसके साथ वापस जाती है। आते समय भारी होता है, भाप लेके आता है तो वर्षा करवाता है, जाते हुए खाली रहता है, कुछ बहुत कमी रहती है, जाते हुए वापसी में भी जो बची हुई उसमें बादलों में जो नमी रहती है वो वापसी में जाते हुए बसती है, वापसी जाते हुए जहां उसे पहाड़ मिलते हैं वहां टकराते हैं। तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको आजकल देखने को मिलेगा केरल में, तमिलनाडु में, या जो वापसी जो मानसून है वो तमिलनाडु और केरल बसता है। केरल के और तमिलनाडु के दोनों तरफ के पहाड़ी बीच के क्षेत्र रहते हैं, वहां बरसता है। तो कहने का मतलब है कि सूरज की गति से ही वो भाप उठ रहा है, सूरज से ज्ञात हुआ। तो जब आपको ज्ञात होगा कि भाई सूरज कब उस विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ेगा, कब उत्तरी गोलार्ध से वापस जाएगा, कब उस विषुवत रेखा से दक्षिण भाग में जाएगा, कब दक्षिण भाग से वापस घूम करके उत्तरी गोलार्ध में आएगा, तो इसका जो ज्ञान होना है वो ज्योतिष से होना है, ज्योतिष शास्त्र से होना है, सूर्य और चंद्र की गति से होना है। तो यदि ज्योतिषी को या व्यक्ति को सूक्ष्म तरीके से पता हो उसी गति के बारे में, वो किस गति से आ रहा है, किस गति से जा रहा है और किस समय में आएगा, और उसके पीछे आने वाले बादलों में कितनी दूरी थी और कितनी दूरी में किस पहाड़ से टकरा रहा है और कितने डिस्टेंस में, तो आप इसको आसानी से जान सकते हैं कि कब किस क्षेत्र में बारिश होती है या बारिश होने की संभावना है, जिसका उदाहरण आज के मोबाइलों में आपके वेदर जो एक एप्लीकेशन चली है वेदर के बारे में, वो सारी डिपेंडेंट इसी पे है। वो भी पूर्व अनुभव से कैलकुलेट करते हैं सूरज के आधार पर भी, सूरज डिवाइड रेखा से कब उत्तर गोलार्ध में बढ़ता है और लास्ट ईयर कितने डिस्टेंस पे या पिछले 4, 5, 7, 10, 15, 20 साल का जो उनका अनुभव रहा है, उसमें वो एनालाइज करते हैं, जांच लेते हैं कि भाई जो सूरज के इस डिग्री या इस अक्षांश इस दिशा में पहुंचने से इस क्षेत्र में बारिश होती है और इतनी % होती है, तो उसी को आधार मान करके वो नई प्रेडिक्शन करते हैं, नई फल देते हैं। तो आज का जो वेदर रिपोर्ट का जो आधार है वो भी सूर्य गति है, और ज्योतिष इस चीज को आज से कई हजारों साल वर्ष पहले कह चुका है कि भाई सूर्य और चंद्र से ही हम इस काल को जान सकते हैं, ऋतुओं का ज्ञान कर सकते हैं, आयनों का ज्ञान कर सकते हैं, पक्ष का ज्ञान कर सकते हैं, माह का ज्ञान कर सकते हैं। तो इसका हमारे जीवन पर भी प्रभाव और तरीके से भी पड़ सकता है। ये तो मात्र किसानों के बारे में था कि भाई किसानों के बारे में इसका क्या प्रभाव है। तो दोस्तों देखा आपने, किसान भाई भी हमारे कैसे इस चीज का फायदा उठा सकते हैं अगर उसको प्रॉपर नॉलेज दी जाए किसानों को कि सूर्य और चंद्र कैसे इन गतियों के हिसाब से हम बारिश का अनुमान लगा सकते हैं, उनकी फसलों को इस चीज का फायदा मिल सकता है। तो इसीलिए आचार्य जी का यही मोटिव है कि एक छोटे से छोटे बंदे से लेकर बड़े से बड़े बंदे को भी ज्योतिष की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आचार्य जी, जैसे मैंने बहुत बार सुना है कि शादी होते वक्त कई लोग, शादी हुई नहीं है कि 1-2 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है, जब बारात में जाते ही उसकी मौत हो जाती है। तो मतलब क्या ये सच है? मतलब कि क्या मंगलिक दोष जो होता है, क्या ये वाकई में सच है? देखिए, एक ज्योतिष का एक अलग पहलू है। बड़े सूक्ष्म अध्ययन के बाद ज्योतिष का पहला आधार ग्रंथ आता रहा है काल, फिर मानव के जिज्ञासु प्राणी है, उसने धीरे धीरे इससे और हमें क्या, पहले काल के बारे में जाना, उसके बारे में, उससे सूर्य चंद्र से और क्या जान सकते हैं, और कौन से प्रकाश में पीड़ित, इनको जब जानते जानते और सूक्ष्म ज्ञान की ओर जब बढ़ा, तो उसने पाया या अनुभव से पाया कि इन ग्रहों की कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बनती है जिसके आधार पर उस एक मानव जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। और परिवर्तन होने के बाद, परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं है, परिवर्तन होते हैं, पर मानव एक ऐसा आदमी है, ऐसा एक जीव है जो उससे पहले बड़ी सुरक्षा चाहता है, अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहता है। हमारी भविष्य को सुरक्षित करने का दृष्टिकोण की उपज ही ज्योतिष है। ठीक है, भविष्य को सुरक्षित करने की उपज ही दृष्टिकोण है कि हम भविष्य को देख करके उसको कैसे सुरक्षित करें।
तो हमारे ऋषि मुनि या तब के साइंटिस्ट, आज साइंटिस्ट कहते हैं तब ऋषि कहते थे, वैज्ञानिकों ने चिंतन किया, उन्होंने जाना कि ग्रहों की परिस्थिति कुछ एक परिस्थितियां ऐसी है, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग अध्ययन किया, अलग एक समय में पैदा हुए या जातकों के बारे में उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने जाना, व्यक्तित्व को जाना कि वो इस समय में इतने बजकर इतने मिनट पर या इस अक्षांश पे इतने अक्षांश के इतने डिग्री इतने देशांतर पर जब सूर्य था और मंगल वहां था, चंद्र यहाँ था, बृहस्पति कहीं था, तो इन सब कमीशन से आपको कौन सी चीज मिलेगी और उसका आगे क्या प्रभाव रहेगा। ये चीजें हैं, मांगलिक दोष का प्रभाव भी रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसको मांगलिक दोष कब होता है और कैसे होता है, तो सही जानकारी होगी तभी होगा। अगर हम सिर्फ किसी को कह दें कि कुछ एक दो चार बातों के जानने से हम उसको हम बता रहे मांगलिक है, मांगलिक के भी कई तरीके हैं और ग्रह कब फलीभूत होता है, ठीक है ना, ग्रह कब फल देता है, व्यक्ति कब फल देता है, ठीक है। एक व्यक्ति के बुरे होने से वो बुरा नहीं होता है, वो बुरा तब होता है जब उसके साथ उसके पावर हो, उसके हाथ में पावर हो, उसके साथ दो बुरे व्यक्ति और मिल जाए, कोई युक्तियां बनती हैं, हाँ, परिस्थितियां वैसी बने, ठीक है। अब जिस तरह से मांगलिक का व्यवहार में चला है या ज्योतिषियों का जो बताया जाता है कि मंगल इन भाव में मंगल होने से मांगलिक दोष होता है, केवल उन भाव में मंगल होने से मांगलिक दोष नहीं होता या मृत्यु कारक नहीं होता। एक मृत्यु के अनेक कारण है, जैसे एक किसी व्यक्ति के जन्म होने में कई कारण होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु होने के भी कई कारण है। केवल एक मांगलिक एक भाव में मंगल होने से मृत्यु नहीं होती, उसमें कई कारक बनते हैं। मार्केश होता है, किसी कोई मार्केश है उसकी दशा आ जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, मार्केश है, दशा अंतरदशा, क्योंकि कोई भी ग्रह फल देगा तो अपने काल में ही देगा, ठीक है ना। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि भाई हम एक संस्था या हम किसी कक्षा के अध्यापक है या हम किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो हम केवल उस कक्षा में तभी पढ़ा सकते जब हमारे लिए एक टाइम टेबल में पीरियड फिक्स किया होगा, भी आप इतने बजे कर इतने मिनट तक वो कक्षा आपके अधीन है, उस तब तक ही हमारा अधिकार उस पे है। उस समय शुरू होने से पहले ना हमारा अधिकार उस पे था, ना समय खत्म होने के बाद हमारा अधिकार उस पे रहेगा। जब तक समय रहेगा तब तक हमारा अधिकार उस पे है। उसी प्रकार ग्रह का रहता है, दशा अंतरदशा प्रतिदशा जो आती है, अगर वो दशा उसमें आ जाए, मंगल उसमें आ जाए, किसी का चतुर्थ मंगल या आठवां मंगल, जो भी मंगल मांगलिक के कारण बताए गए हैं, और उसके मार्केश के जो मृत्यु कारक अन्य स्थितियां हैं, उन ग्रहों की दशा अंतरदशा भी आ जाए, वैसी परिस्थिति बन जाए, परिस्थितियां बननी चाहिए। अगर वो परिस्थिति वैसी बनती है तो वो मंगल अनिष्ट कारक होता है, वो उसकी फिर जो फल है वो तब घटित होते हैं। हम केवल भाव में कहने से हम कह नहीं सकते कि वो मृत्यु कारक है। नहीं, ठीक है आचार्य जी, बिल्कुल सही आपने नॉलेज दी है। जैसे अब आचार्य जी ये है कि मंगलिक दोष का तो चलो ठीक है कि बहुत सारे उसमें कंडीशंस लग जाती हैं कि बहुत सारे योग बनते हों तभी उसका ये ऐसा इफेक्ट आता है, तो इसके लिए फिर ज्योतिष आना तो बहुत आवश्यक हो जाता है। ये ज्योतिष के आधार पे अब कुछ लोग कहेंगे यार ये तो वहम भ्रम है, ये भ्रम आजकल डालते होते हैं, कुछ पंडित ऐसे हैं जो भ्रम डाल देते हैं, लेकिन तथ्य क्या है? अच्छे से अगर शास्त्रों के ऊपर अध्ययन किया हुआ कैसे हम जाने कि कौन सा बंदा ऐसा है कि जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। देखिए चंद्र जी, हम हमसे एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि भाई आप को यदि शारीरिक कोई पीड़ा होती है, आपको कोई बीमारी लगती है, तो आप अपना इलाज कहाँ करवाते हैं? हॉस्पिटल में किसी स्पेशल ऑथराइज्ड डॉक्टर से करवाएंगे, बिल्कुल ठीक है ना। उसके अलावा वो एक आपको कोई बड़ी सी बीमारी थी, कई बार वैसे आपको छोटा मोटा जुकाम हो जाता है जैसे हो जाएगी, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं या नहीं भाई कोई क्लिनिक वगैरह इस तरह से कि छोटे से उसमें चल जाते, वहीं जाकर के उसको खा करके आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं? बिल्कुल, क्लिनिक में जहाँ छोटे से आप अपने अंदर की बीमारी देख लेते हैं कि मेरे अंदर किस तरह की बीमारी है, किस तरह के मेरे लक्षण है और मुझे किस प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। आप उस प्रकार के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उदाहरण के लिए इस वक्त समाज में ऐसे कई लोगों ने क्लिनिक खोले हैं, जिनको हम छोटे छोटे क्लिनिक खोले हैं, डॉक्टर बन के बैठे हैं, ठीक है। यदि कैंसर वाला पेशेंट
उसके पास चला जाए और वो चैलेंज कर ले कि मैं ठीक कर लूंगा, आप विश्वास कर लोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप वहां विश्वास नहीं करेंगे, आप यहाँ कैसे विश्वास कर लेते कि भाई ये सच बोल रहा है या इस वजह? वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है ना, आप किसकी बात मानते हैं। आप अपनी कमी को या अपने पैसे बचाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाओगे कि नहीं ठीक है जी, मुझे तो विश्वास, इस पे मेरा काम विश्वास ही होगा, मेरा इस पे विश्वास है, हमारा तो कई जनों से काम किया है, विश्वास है। केवल विश्वास मात्र से आप उस विश्वास कर रहे थे, जबकि जब आप किसी बीमारी या ट्रीटमेंट, जब शारीरिक जो बीमारी है उसके लिए आप इससे विश्वास नहीं करते, उसमें आप जितना बड़ा मिल जाए पैसे की परवाह नहीं करेंगे, जितना लोगों में बड़ा डॉक्टर है उसके बाद चले जाएंगे, दिखाएंगे, जिसकी रिपोर्ट अच्छी है या जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, जिसके बारे में सुना है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं, उसके पास जाएंगे। उसके बाद जाएंगे आप पहले उस हॉस्पिटल देखेंगे कि डॉक्टर कैसा, उसने क्या किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब एक्सपीरियंस करते हैं ना। इन सब चीजों को आप टैली करेंगे, टैली करने के बाद फिर आप अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें भी है, ठीक है। ज्योतिष एक विज्ञान के साथ साथ एक कला भी है। वैज्ञानिक पक्ष इसका गति, ग्रहों की गति का जानना समझना, ग्रहों के उदय अस्त के बारे में जानना समझना, ये एक उसका एक वैज्ञानिकता है। उसके फलों को जानकर, उसकी गति को जान करके, ग्रहों के मिश्रण को जान करके उसके फल का अनुभव करना, वो एक कला है। जानने के बाद किस देश काल परिस्थिति में कैसा फल देगा, वो आपकी कला है। उस कला का जो मालिक होगा या जो कला को जानता है, वो एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। बिल्कुल, आचार्य जी ने बिल्कुल अच्छे से इस चीज के ऊपर प्रकाश डाला है। तो मैं अपने सभी इनके सब्सक्रिप्शंस, जो सब्सक्राइबर है, उनको यही बोलना चाहूंगा कि लगातार हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए, और जितना आप ज्योतिष के बारे में यहाँ पर सुनेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और उसके बाद आचार्य जी और भी ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें आपको ज्योतिष प्रॉपर ढंग से सिखाया भी जाएगा, और आपके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है इन ग्रहों का, वो भी आपको अच्छे से जानने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्या आपको चाहिए ये तभी हमें पता चलेगा जब आप कमेंट करेंगे इस चीज पे।